हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल सीपी शर्मा क्लासेज। आज का हमारा सेक्शन है पैलियो बोटनी के बारे में। और पैलियो बोटनी की जो बीएससी लेवल की एमएससी लेवल की सारी वीडियोज हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सीपी शर्मा क्लासेज पर उपलब्ध है। अब हम शुरू करते हैं पैलियो बोटनी। पैलियो बोटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, यानी प्लांट फॉसिल की स्टडी जिसमें की जाती है उसे हम पैलियो बोटनी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पुरा वनस्पति विज्ञान, यानी जो जीवाश्म पादपों का अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, उसे हम पैलियो बोटनी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन पैलियो बोटनी है डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। एक चीज होती है पैलेंटोलॉजी, यानी पुरा विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जीवाश्म पादपों और जंतुओं का अध्ययन, दोनों का अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी में, जबकि पैलियो बोटनी में ओनली प्लांट फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल वो जीवों के अवशेष हैं जो चट्टानों में मिलते हैं। ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री चट्टानों में मिलते हैं। सेडिमेंट्री चट्टानें अवसादी चट्टानें होती है। फॉसिल्स की अर्नोल्ड के अनुसार एक डेफिनेशन है, उसे देख लेते हैं। अर्नोल्ड ने 1947 में एक डेफिनेशन दी, वो थी भूवैज्ञानिक काल के पादप अथवा जंतुओं के ऐसे अवशेष जो भूमि की सतही निक्षेपित परतों में दबे रह गए, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जो फॉसिल शब्द होता है वो लेटिल फोडर शब्द से बना हुआ है। जो फोडर शब्द है उसका मीन होता है टू डिग, यानी खोदना, किसी चीज को खोदना। यानी पृथ्वी में दबे हुए सभी अवशेषों को हम जीवाश्म नहीं कहते। जो प्लास्टोसीन काल होता है, यानी जो करीब 50 करोड़ वर्ष पुराना है, प्लास्टोसीन काल से पहले के पादपों को ही फॉसिल्स कहते हैं। यानी जो प्लास्टोसीन पीरियड से पहले दब गए थे वो प्लांट अब खुदाई के बाद निकलते हैं चट्टानों में, सेडिमेंट्री चट्टान वगैरह में, तो उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। अब आगे की चीज है फॉसिलाइजेशन, यानी फॉसिल है तो वो कैसे बना, फॉसिल कैसे बना, तो उसकी स्टडी हम फॉसिलाइजेशन में करते हैं। फॉसिलाइजेशन उसे कहते हैं कि कोई भी प्लांट या एनिमल अंग है या और कुछ है वो जीवाश्म में कैसे बदल रहा है, उसे हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप या जंतु के विभिन्न अंग जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। जो फॉसिलाइजेशन की क्रिया होती है उसमें कोशिका द्रव्य तथा कोमल ऊतकों का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी उनका अपघटन हो जाता है। फॉसिलाइजेशन की क्रिया में कोशिका द्रव्य और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका अपघटन हो जाता है, यानी वह खत्म हो जाते हैं। जब पौधा होता है उसकी जीवाश्मीकरण यानी फॉसिलाइजेशन की क्रिया उस जगह पर होती है जिस जगह वो बना हुआ है, यानी जिस जगह से वो ग्रो हुआ है, तो उसे इन सीटू कहते हैं। ठीक है। जैसे यूरोपियन कोल फॉरेस्ट, यानी यूरोपियन कोल फॉरेस्ट है वो इन सीटू है, यानी स्वस्थानिक, यानी जो वो वहाँ के पादप हैं वो ही जीवाश्म में बदल गए, यानी वहाँ पे उन पादपों की फॉसिलाइजेशन हो गया। तथा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी फॉसिलाइजेशन अलग अलग तरीके दूसरे स्थान पे होगा, यानी वो प्लांट पाए जाते हैं एक दूसरे स्थान पर, उनका फॉसिलाइजेशन होता है दूसरे स्थान पर। ठीक है। उसे आउट सीटू कह सकते हैं हम। जैसे वो हवा या जल के द्वारा बहकर भी जा सकते हैं, जैसे इंडियन गोंडवाना कोल डिपॉजिट। ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कि जो फॉसिलाइजेशन है वो कैसे होता है, इसके बारे में थ्योरीज दी हुई है। और जो दो थ्योरी दी हुई है मेन, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहली थ्योरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है कि जो जीवाश्म है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लांट में, उसका रिप्लेसमेंट होता है मिनरल मॉलिक्यूल, यानी
किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होता है। सो इस कारण इस थ्योरी को रिप्लेसमेंट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो प्लांट टिश्यू है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी उनका अपक्षयन भी हो सकता है। यानी प्लांट टिश्यू लेंगे, जो प्लांट टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका हाइड्रोलाइसिस या अपक्षयन होगा। उनका अपक्षयन होने के बाद क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल हो गए। अब क्या होगा कि मिनरल मॉलिक्यूल्स के द्वारा उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्लेसमेंट होता है। मिनरल मॉलिक्यूल्स के द्वारा उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्लेसमेंट होता है। और जो ये रिप्लेसमेंट थ्योरी है इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल है एक और मिनरल मॉलिक्यूल है एक, तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा दूसरा मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट हो रहा है। सो इस कारण इस थ्योरी को हम मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है गाइज। दूसरी थ्योरी है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अब हम देखते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या होता है कि इस थ्योरी में सेल वॉल होती है, जो प्लांट की सेल वॉल है उसके द्वारा जो मिनरल कंपाउंड्स हैं उनका क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है तथा प्रेसिपिटेशन होता है। और सेल वॉल के द्वारा मिनरल कंपाउंड्स का इनफिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन के कारण फॉसिलाइजेशन होता है। सो इसको हम इनफिल्ट्रेशन थ्योरी इसलिए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भूमि में जो दबेगा प्लांट उसका क्या होगा कि आंशिक विघटन यानी डिग्रेडेशन होगा उसका, और डिग्रेडेशन होगा तो उसमें से कुछ कार्बन निकलेगा और कार्बन का क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा। कार्बन का इनफिल्ट्रेशन होगा और क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनफिल्ट्रेशन होने के बाद कैल्शियम या मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के साथ मिलकर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनाता है। इस प्रकार ये फॉसिलाइजेशन क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि मेन अंतःस्यंदित होता है। इस कारण से इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है गाइज। इस विधि द्वारा जो फॉसिलाइजेशन की क्रिया है उस जो कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। यानी फॉसिलाइजेशन की क्रिया है जो सेल वॉल या सेल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका डिग्रेडेशन किस प्रकार से हो रहा है उस पर इसकी फॉसिलाइजेशन क्रिया डिपेंड करती है। क्योंकि फॉसिलाइजेशन क्रिया इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जो सेल में ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होता है और इनफिल्ट्रेशन के बाद ही फॉसिलाइजेशन क्रिया होती है। इस कारण ये कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर निर्भर करती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन, यानी फॉसिलाइजेशन की क्रिया है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें क्या होता है, मेन कारक होता है इसका प्रिजर्वेशन। हम देखते हैं कि जो फॉसिल है उसका प्रिजर्वेशन किस टाइप से हो रहा है, वही फॉसिलाइजेशन की क्रिया को मेन इफेक्ट करता है। अगर उसका प्रिजर्वेशन अच्छी तरीके से हो रहा है यानी कुछ उसकी अनुकूल परिस्थितियों में हो रहा है तो वो फॉसिलाइजेशन की क्रिया को बढ़ावा देगा। पहली क्रिया है इसमें यानी पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी प्लांट टिश्यू का नेचर कैसा है इस पर भी जो अफेक्ट करता है फॉसिलाइजेशन की क्रिया। अगर यानी जो टिश्यू है अगर वो मोटा होगा तो उसको सूक्ष्म जीव डिग्रेडेशन उसका बहुत धीरे करेंगे यानी कम करेंगे, मोटा होगा तो। अगर टिश्यू बहुत पतले होंगे या मोटे नहीं होंगे तो उनका डिग्रेडेशन जल्दी हो जाएगा और फॉसिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं नेचर ऑफ प्लांट टिश्यू में जो प्लांट का टिश्यू है अगर वो रिजिड है, मोटा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होगा। ऐसा होता है जो हायर प्लांट होते हैं जैसे टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें क्या होता है रिजिड बॉडी वाले टिश्यू पाए जाते हैं और क्यूटिकल होती है साथ में, जो इस कारण इनकी जीवाश्म यानी फॉसिलाइजेशन की क्रिया के अनुकूल होते हैं। जबकि जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, इनमें जो इनकी जो वाल होती है वो मोटी नहीं होती है। वाल के जो टिश्यू होते हैं वो मोटे नहीं होते, पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इस कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाते हैं और जो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स हैं इनकी फॉसिलाइजेशन क्रिया बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं दूसरा है कंडीशन एट द टाइम ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी फॉसिलाइजेशन हो रहा है उस टाइम उस वातावरण की कंडीशन कैसी है उस पर भी वो फॉसिलाइजेशन की क्रिया निर्भर करती है।
फॉसिलाइजेशन की क्रिया उस समय विशेष तथा उसमें पूर्व उपस्थित विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता तथा अवधि पर निर्भर करती है, यानी टाइम पीरियड पर भी ये निर्भर करती है। अगर सूक्ष्म जीव कम है तो फॉसिलाइजेशन क्रिया के अनुकूल है, यानी फॉसिलाइजेशन क्रिया अधिक होगी। सूक्ष्म जीव कम होंगे तो, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू होता है, उसको डिग्रेड करते हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो डिग्रेडेशन कम होगा, और डिग्रेडेशन कम होगा तो फॉसिलाइजेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। दूसरा है अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। अगर अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, सूक्ष्म जीव जो प्लांट टिश्यू है उसका डिग्रेडेशन कम करेंगे, और कम करेंगे उसका डिग्रेडेशन यानी उसका अपक्षय कम करेंगे, तो क्या होगा, फॉसिलाइजेशन की क्रिया अधिक होगी। और जो प्लांट है वो चट्टानों में दब रहा है, उस टाइम उन चट्टानों में कैसी कंडीशन है उस पर भी फॉसिलाइजेशन की क्रिया निर्भर करती है। अगर जो अवसादी यानी सेडिमेंट्री जो मैटर्स होते हैं उनके निक्षेपण की दर यानी उनके उस प्लांट पर आकर जमने की दर अधिक हो गई तो फॉसिलाइजेशन की क्रिया को बढ़ावा देती है। यानी जो सेडिमेंट्री कंपाउंड्स हैं यानी अवसादी पदार्थ हैं, वो अगर किसी प्लांट टिश्यू या प्लांट पर आकर ज़्यादा दर से जमेंगे यानी जल्दी जमेंगे तो चट्टान जल्दी बनेगी, और उस चट्टान की मेकिंग जल्दी होगी तो उस पर जीवाणुओं का प्रभाव कम होगा। और जीवाणुओं का प्रभाव कम होने से क्या होगा कि जो प्लांट टिश्यू है उसका विघटन कम होगा, और विघटन कम होने से क्या होगा कि फॉसिलाइजेशन की क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। यानी मेन बात याद रखनी है कि अगर जो सूक्ष्म जीव हैं वो कि प्लांट टिश्यू या प्लांट का अगर विघटन कर देते हैं तो फॉसिलाइजेशन की क्रिया के विरुद्ध होता है, यानी अनुकूल नहीं होता। अगर सूक्ष्म जीव कम है तो वो फॉसिलाइजेशन की क्रिया के अनुकूल होता है। जीवाश्मीकरण यानी फॉसिलाइजेशन के लिए आदर्श परिस्थितियों में एनक्लोज्ड वाटर सिस्टम है, यानी जो फाइन फाइन सेडिमेंट्स होते हैं जो अगर पानी में तेजी से एकत्रित होते हैं और उसमें कोई प्लांट टिश्यू रह जाता है तो वो उसका फॉसिलाइजेशन का आदर्श परिस्थिति होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। पहले हम देखते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं उनको लगभग हम बांट सकते हैं 8 टाइप्स में, 8 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला टाइप होता है इम्प्रेशन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है क्रस्टेशियन इनक्रस्टेशियन, तीसरा होता है, चौथा होता है पेट्रिफिकेशन, पांचवा होता है मम्मीफाइड या उनका कंपैक्ट यानी कंपैक्टेशन, छठा होता है कोल बाल्स, और सातवां होता है एम्बर जो रेजिन से बना हुआ होता है, और आठवां हम शूडो फॉसिल्स कह लेते हैं। शूडो फॉसिल्स वास्तव में फॉसिल नहीं होते, फॉसिल के जैसे दिखाई देते हैं तो उन्हें शूडो फॉसिल्स कहते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे इम्प्रेशन के बारे में। इम्प्रेशन जो फॉसिल्स होता है वो किसी भी पार्ट की इम्प्रेशन छोड़ जाता है, ठीक है गाइज। इम्प्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई प्लांट टिश्यू है वो चट्टान में दब गया, दब जाने के बाद क्या होगा कि उसका डिग्रेडेशन हो जाता है प्लांट का तो पूरे का, पर वो अपनी आकृति या उसकी जो इम्प्रेशन होती है वो उस चट्टान में छोड़ जाता है, तो इस कारण इसे हम इम्प्रेशन फॉसिल्स कहेंगे, ठीक है। जो इम्प्रेशन फॉसिल्स है उसमें क्या होता है कि फॉसिल में जो ऑर्गेनिक भाग होता है वो नहीं होता है, यानी ऑर्गेनिक भाग का तो सूक्ष्म जीवों द्वारा डिग्रेडेशन हो जाता है यानी उसका विघटन हो जाता है, ठीक है। जो इसमें जो इम्प्रेशन बनती है उसकी छाप बनती है वो गहरे रंग और स्थायी होती है। जब कोई प्लांट टिश्यू है, इम्प्रेशन में क्या होता है कि प्लांट टिश्यू है या उसकी लीव्स हैं, प्लांट का कोई भाग है, वो क्या पड़ा रहता है, तो उस पर क्या होता है कि सेमी लिक्विड मृदा यानी अर्ध तरल मृदा होती है या कुछ सेडिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं उस पर गिरते हैं और चट्टान का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो क्या होता है इसके बीच में जो हमने लीफ ली थी या जो प्लांट आया था उसका तो हो जाता है डिग्रेडेशन, यानी पादप अंगों का तो हो जाता है विघटन, तथा उसकी छाप यानी इम्प्रेशन बनी हुई रह जाती है, जैसे इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, उनकी इम्प्रेशन रह जाती है। सो इस कारण
जो ये फॉसिल्स है इसे इम्प्रेशन फॉसिल्स कहते हैं। जो इम्प्रेशन फॉसिल है उसमें पौधे की स्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, यानी वाइल्ड की जानकारी नहीं मिलती है। जो ये फॉसिल्स होते हैं इम्प्रेशन फॉसिल्स, इनमें शिराविन्यास का ज्ञान सरलता से हो जाता है, यानी शिराविन्यास को हम सरलता से इसमें देख सकते हैं। और इसमें बाहरी संरचनाओं की आकृति का ज्ञान होता है और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पता नहीं चलता। ठीक है गाइज, अब हम आगे वाला पढ़ेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन फॉसिल क्या है कि जनरल टाइप का फॉसिल है और ये बनता है कि इसका निर्माण पौधे या किसी अंग के सेडिमेंट्स में दबने से बनते हैं। इन पे क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ने से ये चपटे हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, ये कंप्रेशन हो जाता है इनमें, ये चपटे हो जाते हैं और एक कार्बन परत के रूप में मिलते हैं। ठीक है गाइज, और जो कंप्रेशन होते हैं वो इम्प्रेशन की एक डिग्री होते हैं, तो हम कह सकते हैं कंप्रेशन इज ओनली ए डिग्री ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, जीवाश्म पादप की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम कर सकते हैं। जो ये कंप्रेशन फॉसिल्स होते हैं इनके द्वारा फॉसिल प्लांट की एक्सटर्नल स्टडी ही की जा सकती है। इंटरनल स्टडी, जो इंटरनल स्टडी है इसकी, वो हम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि संपीड़न होता है और इससे इसकी स्ट्रक्चर एक पत्थर के लायक बन जाती है। इसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा मॉड्यूल है क्ले मॉड्यूल। एक अच्छा संपीड़ित जीवाश्म उदाहरण है ये, जिसमें पादप मिट्टी से घिर जाता है और तथा संपीड़न से एक पत्थर की जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे मॉड्यूल को खोलने पर कार्बनिक अवशेष अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं, जैसे हमने डायग्राम में बना रखा है। आगे हम पढ़ेंगे इनक्रस्टेशियन। इन्हें हिंदी में कहते हैं परपटाश्म। इनक्रस्टेशियन में क्या होता है कि इनका निर्माण रेत या मड के यानी कीचड़ के लगातार उस पे गिरने से, यानी प्लांट पे रेत या कीचड़ लगातार गिर जा रही है उसके कारण इनका निर्माण होता है। और कीचड़ के लगातार इस पे गिरने से इनके अंदर का भाग क्या होता है, सड़ जाता है और अंत में एक खोखली गुहा सी बन जाती है। ठीक है गाइज, यह एक पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे के समान होता है और यह सांचा या जो इंक्रस्टेशन है के नाम से जाने जाते हैं, यानी परपटाश्म के नाम से जाने जाते हैं। जो इसकी खोखली संरचना होती है वो कठोर निर्माणकारी पदार्थों के जमाव से भर जाती है, यानी जो खोखली गुहा है इसकी, इसमें कुछ कठोर पदार्थ जमा हो जाते हैं और एक पत्थर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें जो पादप अंग हैं उनके बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज यौगिकों का अवक्षेपण होता है और जो ये प्लांट होते हैं, ये प्लांट फॉसिल होते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो नहीं मिलता। इसमें जीवाश्म पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आंतरिक संरचना का डिग्रेडेशन पहले ही सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। तो इन क्रस्टेशियन में हमने क्या देखा कि इनका निर्माण किसी प्लांट या प्लांट के अंग पर मड या सैंड्स के लगातार आने से हो जाता है और क्या होता है कि इनके अंदर का भाग जो खोखला होलो है वो भाग खोखला हो जाता है क्योंकि अंदर की चीज़ों का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिग्रेडेशन हो जाता है और जो खोखली गुहा हो गई उसमें कुछ निर्माणकारी पदार्थ जम जाते हैं और एक पत्थर जैसी कठोर यानी इसके बाहर कार्बोनेट्स की लेयर बन जाती है, जैसे लाइकोपोड स्टिंगमेरिया एग्जाम्पल दे रखे हम स्टिंगमेरिया। इसमें क्या होता है, एक खोखली होलो गुहा बन जाती है और इसमें कुछ निर्माणकारी पदार्थ जैसे कार्बोनेट्स वगैरह कुछ जम जाते हैं और एक बहुत कठोर बन जाती है। अब हम देखेंगे पेट्रिफिकेशंस के बारे में। पेट्रिफिकेशंस है बहुत मोस्ट है, ये बहुत दुर्लभ है और बहुत ही कम मिलते हैं। और जो पेट्रिफिकेशन फॉसिल है वो स्टडी की दृष्टि से सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है पेट्रिफिकेशन। ठीक है, पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू इनटू स्टोन्स, यानी ऑर्गेनिक टिश्यू है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। जो ये जीवाश्म है इसका निर्माण 20 टाइप के खनिज पदार्थों जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फास्फेट आदि के इनफिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। हमने देखा था कि जो 2 मेथड्स हैं फॉसिलाइजेशन का, पहला मेथड रिप्लेसमेंट थ्योरी थी और दूसरी
इनफिल्ट्रेशन थ्योरी थी। तो पेट्रिफिकेशंस होते हैं उनका निर्माण होता है इनफिल्ट्रेशन, जो इनफिल्ट्रेशन होता है बहुत से खनिज पदार्थों का, उनके कारण इसका निर्माण होता है इस फॉसिल का। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड जो आदि ये पदार्थ होते हैं वो टिश्यू में जमा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेट्रिफिकेशंस फॉसिल होते हैं उनमें अधिकांश में ऑर्गेनिक कंपाउंड नष्ट हो जाता है, बट जो इनकी सेल वाल होती है वो रह जाती है। इनकी सेल वाल रहती है और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ नष्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये स्टोन के लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो एक पथरीली संरचना बन जाती है। प्राय तने, टहनियाँ, बीजाणुधानी, बीजाणु आदि पादप भागों के जीवाश्म पेट्रिफिकेशन के रूप में होते हैं। और जो सेलुलोज और लिग्निन भी फॉसिल्स हैं, सेलुलोज और लिग्निन का, वो भी पेट्रिफिकेशन के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें पादप की बाहरी और आंतरिक संरचना की स्टडी कर सकते हैं। पेट्रिफिकेशन में सबसे मोस्ट बात ध्यान रखना है कि पेट्रिफिकेशन में प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल की दोनों की स्टडी हम कर सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें पेट्रिफिकेशन जो फॉसिल है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, डायग्राम है ये। इसमें ये बाहर की है जिसे पेरिड्रम कहते हैं ये लेयर, ये सेकेंडरी जाइलम है, इसमें ये अंदर वाला मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। जो पेट्रिफिकेशन है वो स्टडी की दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रकार के फॉसिल्स हैं। इनसे क्या होता है कि प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों की स्टडी हम पेट्रिफिकेशन फॉसिल से कर सकते हैं। आगे का टॉपिक है कोलबाल्स। 5वें नंबर का जो फॉसिल है वो है कोलबाल्स। कोलबाल्स क्या होते हैं कि अनियमित गोलाकार होते हैं, लाइक ये बॉल जैसे पेट्रिफाइड प्लांट अंग है, ये प्लांट के ऑर्गन है, ये कोयले में पाए जाते हैं। जो कोलबाल्स फॉसिल होते हैं ये ज़्यादातर कोयले में पाए जाते हैं और इस कारण इनका नाम कोलबाल्स रखा हुआ है। इनका व्यास कुछ नैनोमीटर mm से होकर कुछ मीटर तक हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर से कुछ मीटर तक हो सकता है इनका व्यास। ज़्यादातर जो कोलबाल्स होते हैं वो स्थानांतरित क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी लोकलाइज्ड होते हैं ये, यानी ये सब जगह नहीं मिलते। जहाँ पर कोयले की खाने हैं या कोयला पाया जा रहा है वहाँ पर कोलबाल्स फॉसिल्स पाए जाते हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कभी कभी आयरन सल्फाइड भी मिलता है, जो इन्हें कोयले में चेंज होने से रोकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या कुछ आयरन के सल्फाइड होते हैं जो इन कोलबाल्स फॉसिल्स को कोयले में चेंज होने से रोकते हैं। यानी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या कुछ आयरन के सल्फाइड नहीं हो तो ये कोलबाल्स कोयले में चेंज हो जाएंगे। इस कारण इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, आयरन के सल्फाइड्स होते हैं। इस कारण ये कोयले में चेंज नहीं हो पाते। इनके द्वारा प्लांट की आंतरिक और बाह्य आकार की यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से ये भी बहुत अच्छे फॉसिल्स हैं। पर सबसे बेस्ट फॉसिल कौन सा है? पेट्रिफिकेशन, ठीक है गाइस। इसके स्ट्रक्चर ये देखिए, ये कोल है, इसके अंदर कोलबाल्स यानी कुछ जो जीवाश्म है ये पाए जा रहे हैं। अब अगला है हमारा 6वें नंबर का फॉसिल है मम्मीफाइड प्लांट फॉसिल, या जिसे कंपैक्टेशन कहते हैं, यानी कंपैक्ट होता है इसमें कुछ पादप अंग जैसे इसकी पत्तियां, कठोर फल, बीज आदि मम्मीकृत रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। इन जीवाश्मों में रसायन अंतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन के रूप में जो केमिकल होते हैं वो जीवाश्मों में प्रवेश करते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन है तो इसकी स्लाइड्स या सेक्शन काट सकते हैं हम। जो ये मम्मीकृत यानी मम्मीफाइड जो प्लांट फॉसिल है ये क्या होते हैं कि प्रेशर पड़ने से ये क्या होते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं। इस कारण इन्हें कंपैक्टेशन फॉसिल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, परस्पर पादप अंगों के बीच कोई मध्यवर्ती पदार्थ नहीं होते। जो कंपैक्टेशन फॉसिल या मम्मीफाइड फॉसिल होते हैं ये किसी प्लांट टिश्यू या पत्तियां, कठोर फल, बीज आदि ये मम्मीफाइड रूप में परिरक्षित यानी प्रिजर्व होते हैं। दूसरा है कि जो ये फॉसिल्स हैं इनमें केमिकल इनफिल्ट्रेशन द्वारा इनके अंदर आते हैं, यानी इन फॉसिल्स में इनफिल्ट्रेशन द्वारा केमिकल्स अंदर आते हैं
और ये जो फॉसिल्स होते हैं ये परस्पर प्रेशर पड़ने से कंपैक्ट हो जाते हैं, इस कारण इन्हें कंपैक्टेशन फॉसिल्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अंबर के बारे में। ये नेक्स्ट फॉसिल है। अंबर फॉसिल के बारे में देखने से पहले देखते हैं अंबर क्या होता है। जो जिम्नोस्पर्म का रेजिन होता है उसे हम अंबर कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का रेजिन होता है उसे हम अंबर कहते हैं। जो प्लांट होते हैं उनके क्षतिग्रस्त होने या प्लांट के टूट जाने से उनसे क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। प्लांट टूट गया उससे क्या निकला, रेजिन। और वो रेजिन निकल गया, वो गिर गया, तो रेजिन में कुछ बीज, परागकण, प्लांट टिश्यू आदि गिर जाते हैं। तो वो रेजिन में गिर गए, उसके बाद में क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है। और प्रिजर्व होने से वो चट्टानों में दब गया, तो उससे क्या बनता है, अंबर फॉसिल बन जाता है। जो अंबर फॉसिल है वो जिम्नोस्पर्म का रेजिन से बना हुआ होता है, मेन पॉइंट। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो फॉसिल है वो है शूडो फॉसिल। जो फॉसिल शूडो फॉसिल है वो वास्तव में जीवाश्म तो नहीं होते, पर ये जीवाश्म के जैसे हमें आभासी दिखाई देते हैं। यानी ये जीवाश्म नहीं होते, अपितु इनके जीवाश्म होने का आभास हमें होता है। वह चट्टान जो पादप या प्राणी जैसी नजर आती है और इनमें जीवाश्म होने का भ्रम होता है ओनली, उन्हें शूडो फॉसिल्स कहते हैं। लाइक दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में देखने से लग रहा है कि ये किसी प्लांट या प्राणी की फॉसिल्स है, पर ये वास्तव में फॉसिल नहीं है उसका, यानी आभासी होता है, तो इस कारण इसे शूडो फॉसिल्स कहते हैं।